वेलकम टू एकेडमिक विनरागी। माय नेम इज़ विनय। यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू जो अगला इंटरव्यू 2023 का होगा, तो जिनका भी इंटरव्यू है ये वीडियो उनके लिए है कि हाउ यू शुड प्रिपेयर और मेरी क्या लर्निंग्स रही और क्या मिस्टेक रहे वो भी देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यूपीएससी इंटरव्यू जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सबसे पहले क्या है, एक तो डैफ जो आपने भर दिया होगा, एक है करंट अफेयर्स, एक है स्पेसिफिक यानी कि हम सीएपीएफ के लिए जा रहे हैं तो सीएपीएफ ओरिएंटेड, जिसमें थोड़े बहुत सीएपीएफ के बारे में अगर हम पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर कि पता हो कि क्या काम करती है ये सारी चीज़ें। और चौथी चीज़ जो हमारे मन में आती है वो ये है कि हमारी बैचलर्स डिग्री है या अंडर ग्रेजुएशन की डिग्री, इसके जो सब्जेक्ट हैं क्या हमें इसका भी रिवीजन कर लेना चाहिए। तो मेरे पास भी यही 4 ऑप्शन थे और किसी को मैंने तवज्जो कम दी, किसी को ज़्यादा दिया। तो फाइनली मेरा अब टेक क्या है कि किसको कितना कितना प्रोपोर्शन देना चाहिए एज़ पर माई ऑब्जर्वेशन, वो हम देखते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बतानी तो थी लेकिन वो लास्ट में बताता हूँ मैं। देखो, सबसे पहली चीज़ है डैफ, जैसे कि एसएसबी में अपना वो होता है दैट इज़ पीआईक्यू फॉर्म, या हम उसी को कहते हैं सीआईक्यू, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन, जिसमें पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सारी। तो आप एक काम कर सकते हैं, प्रिंट की एक टेक्निक कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया था कि ये रहा हमारा डैफ, एक पेज में एक प्रिंट कराओ और उसको पलट के फिर स्टेपलर लगा दो, यानी कि जो फाइनल आउटकम होगा वो क्या होगा, ये हमारा एक पेज और ये बगल वाला पेज है वाइट, ये यहाँ पे भरा हुआ है, यहाँ पे है वाइट, ये ब्लैंक है। तो इसमें से जो आपको लगता है कि हाँ भाई ये वाली इन्फॉर्मेशन पे क्वेश्चन बन सकता है, तो इसके आंसर या जो भी आपको लिखना है, क्योंकि अब डैफ अलग बनाओगे फिर उसकी रफ कॉपी अलग बनेगी, है ना। तो एक तो डिटेल्ड वाली मेरे पास थी ही एसएसबी टाइम की, जिसमें हम वो करते थे पीआईक्यू और सीआईक्यू वाली बातें। और डैफ के लिए जो जो लगे आपको कि भाई ये मेरी जगह क्या है, इलाहाबाद मान लो, तो फिर क्या फेमस है, हाई कोर्ट, जो भी आपको स्टैटिक डेटा अगर लिखना हो तो आप इस वाइट वाले पेज पे लिख लो। ऐसे अगला पेज आपका होगा और ये वाला पेज वाइट होगा। तो जो जो इन्फॉर्मेशन लगे वो आप यहीं पे रख सकते हैं, ताकि आपके हाथ में जब भी डैफ हो तो रिवाइज़ करने में बड़ी आसानी होती है। तो आप इस तरीके से प्रिंट करा के उसको पलट के स्टेपलर मार सकते हैं। दूसरी चीज़, जिसका इंटरव्यू, अच्छा मुझे क्या लगा, मैंने क्या पाया कि जिसका भी इंटरव्यू, अच्छा अभी शेड्यूल तो आया नहीं, तो जब शेड्यूल आ जाए तो जिसका भी इंटरव्यूज़ पहले 10-15 दिन में है उनको ये मान लेना चाहिए कि उनका जो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि इनका करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा चलेगा इंस्टेड ऑफ डैफ। उसके बाद वालों में फिर वो थोड़ा बहुत बोर हो जाते हैं कि ठीक है करंट अफेयर्स पे बहुत मसाला मिल गया, डैफ भी खेल लेते हैं। ये सिर्फ एक वो है, क्या कहते हैं, अप्रॉक्सीमेशन, कि जिनका इंटरव्यू शेड्यूल अगर स्टार्टिंग के दिनों में हो रहा है तो उनको करंट अफेयर्स बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। हर एक चीज़, जितनी भी बर्निंग इश्यूज़ हैं वो बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि इस पे चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे अगर आपने मेरी वाली वीडियो देखी हो तो मेरा पूरा कुछ नहीं, किसी और पे नहीं, कोई सवाल नहीं, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स, जो कि मुझे नहीं पता था। जो ट्रांसक्रिप्ट मैंने पढ़ी, जितनी कोरा पे अवेलेबल है या और सारी यूट्यूब वीडियोस पे, सब ने ही बताया कि डैफ पढ़ो और ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को थोड़ा सा ब्रश अप कर लो और सीईपीएफ के बारे में पढ़ लो। और मैंने भी यही माना कि जैसे एसएसबी में होता है, सीआईक्यू के लिए तो मैं हमेशा रेडी रहता था और करंट अफेयर्स थोड़े बहुत, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यूपीएससी का इंटरव्यू है और इसमें करंट अफेयर्स की बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि वो जो बैठे हैं पैनल में उनको यही सब आता है, तो वो तो आराम से बात करेंगे ही ना इस पर। एक होता है डैफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हॉबी। तो अगर आपकी हॉबी थोड़ी ईजी सी है, जैसे मान लो पोइट्री है, कुछ लोगों की बहुत भयानक होती है तो उनका तो मैं नहीं जानता, लेकिन किसी की पोइट्री है, सिंगिंग है, जिस पे मतलब फर्दर क्वेश्चंस सामने से यही हो सकते हैं कि भाई सुना दो कुछ। तो अगर आपकी पोइट्री टाइप की कुछ है तो पहले से ही सोच के जाओ कि कौन सी सुनानी है, क्योंकि सुनाने को तो हम लोग सुना सकते हैं मगर फिर ये नहीं समझ आता कि कौन सी सुनानी है। तो जो भी आप सोच रहे हो वो पहले से ही डिसाइड करके, याद करके उसी को जाओ। हॉबी पे जो भी क्वेश्चन बनेंगे सब पहले से ही सोच सोच के जाओ क्या बताना है क्या नहीं बताना है। तो ये थी कहानी डैफ की। तो यानी डैफ आपको ऐसे प्रिंट करा लेना है, सारी चीज़ें जितनी इन्फॉर्मेशन है कि प्लेसेस जहाँ आपका घर है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो,
डैफ में, और पेरेंट्स, सिबलिंग्स, हॉबीज़, इंटरेस्ट, जितनी चीज़ें हैं उसको प्रिपेयर कर लिया। ये था पहला पार्ट डैफ। दूसरा है करंट अफेयर्स का। अब देखो करंट अफेयर्स में एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी नहीं बताऊंगा। पहली बात तो जितने भी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं, जैसे उस टाइम क्या चल रहा था, कुछ रशिया यूक्रेन या कुछ चल रहा था, तो वो सारी जितने भी बर्निंग इश्यूज हैं रेलेवेंट, उन सबको पढ़ लेना है, सब। लोग ऐसा कहते हैं कि रैंडम कुछ भी पूछ लेते हैं। रैंडम तो नहीं पूछेंगे, कोई ना कोई वजह होगी। ऐसा तो है नहीं कुछ भी मन में आ रहा है पूछे चले जा रहे हैं। तो एक मैं आपको ये बता रहा हूँ मैप वाला, कि मुझसे जैसे कि कौन सा यार, वो कौन सी लड़ाई चल रही थी इस साइड कहीं, रशिया यूक्रेन तो नहीं था उस टाइम, क्या था, कुछ चल रहा था, तो उन्होंने वो पहुँच गए उस पर, ईरान का मैप पूछने लगे। तो जैसे हम नेवी के इंटरव्यू में जाते थे, तो वहाँ हम लोग, आर्मी और एयरफोर्स में तो नहीं काम होता है मैप का, लेकिन नेवी में हम लोग को पढ़ के जाते थे। अब तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। पनामा कैनाल कहाँ पे है, स्विस कैनाल, और स्टेट ऑफ मलक्का से होते हुए वो जो अरे वो जहाँ पे रिफ्यूलिंग होती थी पतले से, सुमात्रा और जावा के बीच शायद, तो वो सारा हमें मैप, केप ऑफ गुड होप उधर से जो आते थे, तो मैप वर्क हम लोग नेवी के इंटरव्यू में देख के जाते थे। लेकिन यहाँ पर भी आपको देख के जाना है, यूपीएससी के इंटरव्यू में भी, वर्ल्ड मैप अच्छे से, क्योंकि मुझसे उन्होंने रास्ता पूछा था, ईरान जाना है वाया ये मिडिल ईस्ट जाना है, मतलब पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, ऐसे जाके हमें पहुंचाना है। तो मैप वो जो है वो अच्छे से आप देख लेना कि कहाँ पे है, कजाकिस्तान, उसके ऊपर तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर रशिया। तो मैप आपको भूलना नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन मेरी तरफ से। यानी कि इससे हम क्या समझ सकते हैं, जैसे करंट अफेयर्स में कोई और इशू चल रहा हो, अभी मान लो कहीं और कुछ हो रहा हो, क्या हो रहा है इस वक्त मुझे नहीं पता, मान लेते हैं कि रशिया में कुछ चल रहा है या फ्रांस में कुछ चल रहा है, तो थोड़ा बहुत देख लो कि मैप कहाँ है और वहाँ कैसे पहुँचेंगे हम। नॉट ऑल, नॉट रैंडम, यू हैव क्वालिफाइड द यूपीएससी सीपीएफ एग्ज़ाम। तो मुझे अब ये बताने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप सबको ये पता ही है कि रेलेवेंट न्यूज़ ही पढ़नी होती है, कोई रैंडम नहीं पढ़नी होती है, और जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक फंक्शन भी आपको लेके चलना पड़ेगा रैंडम का, कि हो सकता है वो कुछ भी पूछ लें। अब जैसे उस पर मणिपुर पे बात हो रही थी, तो हिस्ट्री पूछने लगे, तो आपको ये बात भी मान के चलना है कि हो सकता है कुछ आलतू फालतू सवाल पूछेगा ही वो, तो उसको लेके घबराना नहीं है, इसको मान के चलना है सिर्फ कि ठीक है कुछ पूछ ले, फालतू तो पूछ ले। तीसरी चीज़ एक आती है मार्केट में, वो है इंटरनल सिक्योरिटी की बुक, वो वाली कोई आईपीएस है उन्होंने लिखी है। तो क्या उसको पढ़ने की ज़रूरत है? क्या मैंने पढ़ा था? हाँ मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। बेसिक अगर आपको अपने आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पता है, और नहीं तो आप विकीपीडिया करके सीएपीएफ के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। ये सिर्फ अपने पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए, मुझे लगता नहीं कि बहुत ही डीप में कुछ सीएपीएफ का पूछा जाएगा कि एक्ट बता दो, या बेसिक में क्या है मोटो, और उनके जो इस वक्त अभी वो हैं चीफ, मैं पांचों चीफ के नाम बार बार याद कर रहा था और भूल जा रहा था, तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसको मैं थोड़ा इतनी प्रेसिडेंस नहीं, अच्छा यहाँ सीए लिख दिया मैंने, सीएपीएफ को मैं इतनी तवज्जो नहीं दे रहा हूँ कि सीएपीएफ आपको पढ़ना ही पढ़ना है स्पेसिफिक, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करंट अफेयर्स और जितने पर्सनल वाले क्वेश्चन हो सकते हैं वो। इंटरनल सिक्योरिटी के बुक में एक पीडीएफ भी है, टेलीग्राम पे काफ़ी घूमती है, वो किसी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की है, 4-5 पेज की पीडीएफ है, उसमें उसके नोट्स टाइप के हैं, समरी टाइप के, तो आप वो भी देख सकते हैं कि इसमें यार कई चीज़ें थी, एक वेब पोर्टल वाला, कई चीज़ों का इसमें जिक्र है, नक्सलाइट वर्सेस क्या था, एक नक्सलिज्म होता है और एक और कुछ होता है ना, फिर आर्म्ड रिबेलियन, ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं, मार्क्सिज्म, तो आप इनकी बेसिक देख सकते हैं फिर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एक दो पीडीएफ जो टेलीग्राम पे आपको मिलेगी, आप वहाँ से देख सकते हो उसको। कुछ बेसिक एसआरटीज जो कि सभी को पता है कि यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, कि बहुत सारा मॉब आ गया है, हाउ विल यू हैंडल, हाँ सपोज यू आर असिस्टेंट कमांडेंट, ऐसी सी बात हो जाती है, तो कैसे हैंडल करोगे, जो बेसिक एसआरटीज होती हैं। एक वो हायरिंग वाला नया पूछा था मेरे से, है ना, कि तुम्हें अलॉट करना है, तुम्हारे 2 फ्रेंड हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई मेरे को कर दो, मेरे को कर दो, तो तुम क्या करोगे। तो इसका आंसर मैंने उस वीडियो में बता ही दिया था जो उन्होंने बताया।
तो ऐसे बेसिक एसआरटीज पूछ सकते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है नहीं। सिर्फ एक ये मॉब हैंडलिंग है कि इसमें हम कुछ सोच सकते हो घर पे बैठ के, तो अच्छे से सोच लो कि क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या प्लानिंग कर सकते हो, मतलब क्या तुम बोलना चाहते हो या आप घर पे सोच सकते हैं। बाकी जो बेसिक एसआरटीज आएंगी वहाँ उसको अपने सिचुएशन में डालना है, और जो सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स हमें लगता है वो रिस्पॉन्स उन्हें दे देना है, बात खत्म। ये थी कहानी। चौथी चीज़ जो कि है, क्या हमें अपनी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को ब्रश अप करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगा इम्पॉर्टेंट है। और उसमें जो सब्जेक्ट्स हमें लिखने होते हैं डैफ में, तो मैंने वहाँ कॉमा कर करके सब लिख दिया था, सोम लिख दिया, थर्मल लिख दिया, और तो मुझे लगा शायद अब पूछ लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी अगर आपकी डिग्री आर्ट्स वाली है, क्योंकि उन लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आती हैं, है ना, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और यही सब इन लोगों ने काम किया है, और करंट अफेयर्स रोज़ ही पढ़ते हैं। तो अगर आपकी डिग्री नॉन आर्ट्स की है, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, लॉ है, कुछ और है, तो आपको अपने इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बहुत अच्छे से रिवाइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत किसी का बहुत मन कर रहा है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा वो फोमो क्रिएट हो रहा है कि मैं थोड़ा सा तो कुछ पढ़ लूँ, मान लो वो देखेगा कि अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर, तो मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं पता, तो बेसिक जो बहुत ही लगे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लो 3 लॉ पढ़ लो, सेकंड लॉ में 2 होते हैं, प्लैंक्स और केल्विन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा उन्हें इतना पता होगा, पढ़ने को बहुत कुछ है। तो अपने इंजीनियरिंग या ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को लेके बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है कि मुझे ये सब आना ही चाहिए, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हो आर्ट्स, है ना, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स, तो मुझे लगता है अभी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। अगर आप वर्किंग है, खैर वर्किंग तो शायद ही कोई हो, क्योंकि CPF के टाइम कोई वर्किंग नहीं होता है, वरना पेपर नहीं निकलता है। और क्या बताना था इसमें, हाँ, कि जैसे मैंने तो काफ़ी यार रिवाइज़ कर लिया था थोड़ा बहुत, लेकिन कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता नहीं होगा। ESC वाले इंटरव्यू में शायद जैसे 4-5 लोग बैठते हैं पैनल में, तो जो ESC इंजीनियरिंग सर्विसेज वाला, उसमें शायद पैनल में 1-2 प्रोफेसर टेक्निकल के बैठते होंगे शायद, कि भाई तुम भी कुछ पूछ लो, लेकिन इसमें ऐसा कोई मतलब नहीं है आपको, सिर्फ और सिर्फ अपना नॉर्मल करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें, और जिसका बहुत मन है तो हल्का हल्का बेसिक देख सकते हो। अगर आपकी डिग्री आर्ट्स वाली नहीं है, कोई ऐसी डिग्री है लॉ की, मेडिकल की, तो बिल्कुल बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ब्रश अप करना पड़ेगा, कोडिंग देख रहा हूँ, डेटा स्ट्रक्चर, ऊप्स। ये थी कहानी। एक ये जो इम्पोर्टेंट बात मुझे बताना था कि एक होता है सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू, ये है हमारा CAPF का इंटरव्यू। अब नॉर्मली लोग क्या कंसिडर करेंगे कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बड़ा है CAPF के इंटरव्यू से, ठीक है, मैं भी यही मानता था, लेकिन ये बाकी लोगों को मानने दो। बाकी लोगों में मतलब समाज और आपको छोड़ के A-, इफ़ यू आर A-, सभी लोगों को ये मानने दो कि सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू बड़ा होता है, CAPF का इंटरव्यू थोड़ा छोटा है। लेकिन जिसका इंटरव्यू है उसको वो लोग क्या करें, ठीक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू ही समझें, SSB ना समझें, ठीक है। जो लोग SSB की तरफ से आए हैं वो सोचते हैं कि शायद CIQ खेला जाएगा, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स खेले जाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से चीज़ें अलग हैं। सिविल सर्विसेज के पैटर्न पे ही इंटरव्यू है, वही लोग ले रहे हैं, तो बिल्कुल वैसा ही समझो। उनके सामने कैंडिडेट सिविल सर्विसेज का आता है तो भी वो वैसे ही डील करते हैं, CAPF का आता है तो भी यही डील करते हैं। ये इसकी मुझे भनक तब लगी जब उन्होंने मणिपुर में पूछा, तो वो ऐसा मान के चल रहे थे कि अब ये मैं तो सिविल सर्विसेज से कर रहा हूँ, तो उन्होंने ऐसा बोला कि यू गाइज आर स्टडिंग दीज थिंग्स इन हिस्ट्री एज वेल। तो अब मैंने सिविल सर्विसेज, उन्होंने सोचा होगा कि भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं, एक ये बात। और दूसरा कि इंटरव्यू लेने वाले लोग वही हैं, प्रोसेस सब सेम है, वही 35-40 मिनट जितना हो वो आपसे बातें करेंगे। मेन है करंट अफेयर्स, और थोड़ी बहुत जो स्पेसिफिक जो सेकेंडरी चीज़ आ जाती है सिविल सर्विसेज में, वो आपसे IAS पूछेंगे कि IAS क्यों, IPS क्यों, ये सारी चीज़ें हो सकता है पूछें। तो CAPF में यही चीज़ पूछ लेंगे कि CAPF क्यों, और अगर मॉब हैंडल करना हो तो कैसे, क्योंकि जॉब रोल यहाँ पे डिफाइन है, उसमें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए इसमें आपको पूरी तरीके से आपको यही समझना है। ये मेरी मिस्टेक से मैं आपको बता रहा हूँ कि
मैंने भी इसको ऐसा नहीं समझा था कि सिविल सर्विस का इंटरव्यू, मैं भी इसको कम ही समझता था, लेकिन आपको ऐसा समझना नहीं है। आपको यही मानना है कि भाई मैं सिविल सर्विस का इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। आपके दोस्त या कोई और अगल बगल कोई बोले कि अरे यार इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं है, तो ठीक है, उसके सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना कि हाँ भाई मान रहा हूँ इतना बड़ा इंटरव्यू नहीं है, लेकिन प्रिपेयर ऐसे ही करना कि जैसे सिविल सर्विस का इंटरव्यू हो। सारे करंट अफेयर्स, डैफ, ये मैं बार बार यही चीज़ें बता रहा हूँ, बट यही है एग्जैक्टली सिविल सर्विस का इंटरव्यू समझ के ही अच्छे से प्रिपेयर करो, जैसे जैसे आपको लगता है कि ये रिस्पॉन्स होने चाहिए मेरे, वैसा। ठीक है, हाँ ये तो बता दिया। ईएससी में शायद होता हो टेक्निकल का, तो टेक्निकल बहुत ज़्यादा इशू लेने की ज़रूरत है नहीं, मतलब ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट की। अच्छा, मॉक्स पे मुझे अभी किसी ने हाल ही में पूछा कि भैया कोई मॉक सजेस्ट कर दो, तो यार मैंने लिया नहीं था, मेरे पास बहुत ही कम दिन थे, और मैं बताया मैं एसएसबी खूब खेल के आया था, तो मुझे लगा मेरा CIQ रेडी है एनी टाइम, तो मॉक मैंने लिया नहीं, इसलिए मैं सजेस्ट कर नहीं पाऊँगा। लेकिन हाँ, अब जैसे सिलेक्शन के बाद लोगों के वीडियो रिलीज़ होते हैं, तो आपको पता ही है कौन कौन सी कोचिंग है, सभी के यूट्यूब में रिकमेंडेशन आता है, जिसको जो अच्छा लगे उसमें जा कर के आप मॉक दे सकते हो। ये क्या यार पी से अच्छा, एक अभी वो आएगा, एक और वीडियो में लाऊंगा जिसमें मैं अपनी माई मिस्टेक्स बता दूंगा कि मुझे क्या लगता है कि मैंने क्या क्या गलतियां कर दी। हालांकि उस वीडियो में मैंने कुछ कुछ तो बता ही दिया था। और एक फॉर्म वाला है, अभी जब आपके इंटरव्यू के शेड्यूल आएंगे तो उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स और कुछ 5-7 फॉर्म और हैं इसमें, अटेस्टेशन फॉर्म और 2-3 और है, कोई फॉर्म है, क्या कहते हैं यार उसको, क्लेम करके TA टाइप का, तो वो सारे फॉर्म ले जाने होते हैं। तो वो जब इंटरव्यू का शेड्यूल आ जाएगा उसकी वीडियो तब बना देंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फॉर्म डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। और एक वीडियो और आएगी जिसमें मैं अपने मिस्टेक बता दूंगा मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली। और हाँ, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो फ़ोटो के लिए पहले सुबह सुबह क्या होगी, बहुत भीड़ होगी, है ना, UPSC वाली, कौन नहीं चाहता फ़ोटो खिंचाना। तो बहुत जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि हम लोग मरे जा रहे थे फ़ोटो के लिए, लाइन से भीड़ लगी है, कुछ के दोस्त भी आए हैं छोड़ने और कुछ के साथ और लोग हैं, तो बहुत भीड़ रहती है, 20-25 लोग। तो ये बैनर खाली नहीं होता है कि तुम अकेले फ़ोटो ले लो जल्दी से, ना। तो जब वापस आया मैं इंटरव्यू देके तो देखा पूरा खाली है। तो बिल्कुल मरना मत कि नहीं अभी लेना है, अभी लेना है। इंटरव्यू के निकलने के बाद भी फ़ोटो ले सकते हो आराम से, है ना, आराम से फ़ोटो लेना और उसको अपलोड करना। यहाँ तक पहुँचे फ़ोटो भी ना ले। तो ये थी पूरी कहानी। तो अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। एंड गुड लक फॉर SSB। अभी तो काफ़ी टाइम है कि आपका वो शेड्यूल आएगा, यही सारी चीज़ें। और हाँ, एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर यही था कि एक साथ में आपको रेंडमाइज, कौन सा फंक्शन होता था, रैंडम फंक्शन लगा के रखना है कि हाँ थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स में ऊट पटांग सवाल हो सकता है आ जाए, थोड़ा सा हो सकता है डैफ में कुछ ऐसा पूछ ले जो आपने प्रिपेयर ही नहीं किया है। तो ये ध्यान में रखना, घबराना मत कि यार क्या पूछ लिया, ख़राब हो गया। रैंडम फंक्शन लगा हुआ है, थोड़ी बहुत बातें उल्टी पुल्टी हो सकती हैं। और क्या है, ठीक है, फिर ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। तो मेनली जो मेरा ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो को बनाने का वो यही था कि आपको मैं आगाह कर दूं, इत्तला कर दूं कि CAPF के इंटरव्यू को ठीक सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू ही समझा जाए। दूसरा, करंट अफेयर्स को अच्छे से प्रिपेयर किया जाए, जो भी बर्निंग इश्यूज चल रहे हैं अच्छे से, जिस पे आप बात कर सकें ठीक ठाक से। तीसरा, आपका ओपिनियन उस पर जो SRTs आएंगी या हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द मॉब, ये सारी चीज़ें। और चौथा, ये भी बताना था कि ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा ब्रशअप करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मिलते हैं किसी और वीडियो में, डिस्कस करेंगे इसके आगे की कहानी। थैंक यू, टेक केयर, बाय।